नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, राजनीति में परिवारवाद स्वाभाविक सी बात है। हम अक्सर ये चर्चाएं करते हैं। हम सोचें अगर समाज में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, टीचर का बेटा टीचर होता है और राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिज्ञ क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मर्तबा फिर कहा है कि राजनीति में परिवारवाद से कहीं ना कहीं नुकसान होता है। वो नुकसान लोकतंत्र को और साथ ही साथ उन युवा नेताओं को होता है जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने पहाड़ जैसा एक और व्यक्ति खड़ा होता है जिसका बाप दादा राजनीतिज्ञ होता है और बड़ा सक्रिय राजनीतिज्ञ। चर्चा करेंगे। साहिल जी हमारे साथ हैं। साहिल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, सीनियर बीजेपी लीडर। चंद्रमोहन जी, आपका भी स्वागत है। ओपी खजूरिया, आप पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत चंद्रमोहन जी से करूंगा क्योंकि सत्ता में है और स्टेटमेंट भी प्रधानमंत्री जी का है। क्या नहीं, आपको नहीं लगता है कि राजनीति में परिवारवाद जो लगातार हावी होता जा रहा है? इसमें थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा जी कि राजनीतिकों के परिवार के लोग राजनीति में आए या ना आए। फिर दूसरा है कि राजनीति में छाए हुए लोग जो हैं, एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप जो है, वो अपना पैटर्नेज ना दे अपने परिवार के लोगों को। दो बातें अलग अलग हैं। अगर कोई अपने पिता की संपत्ति, उसका नाम, उसकी स्टेटस का इस्तेमाल करता है तो उसके सिद्धांतों पर भी चलना चाहिए। यदि उसके राजनीतिक सिद्धांत भी हैं तो उनको भी फॉलो करना चाहिए। परंतु पैटर्नेज जब मिलती है पिताजी की पुत्र को, पति की पत्नी को, पत्नी की पति को, तो उसमें क्या होता है कि ठीक कहा, जैसा आपने प्रधानमंत्री ने कहा कि जो दूसरे योग्य लोग, जो इच्छाधारी हैं, जो एस्पायरेंट हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, उनके साथ अन्याय होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कई बार अयोग्य व्यक्ति परिवार के संबंध के कारण आगे बढ़ जाता है, जिसका नुकसान उनके दल को भी होता है, राजनीति को भी होता है और देश को भी होता है। तो इसलिए जहां परिवार को इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि उनके अलावा दूसरा कोई आगे ना आए, और अगर प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बने, पार्टी अध्यक्ष का बेटा ही पार्टी अध्यक्ष बने, तो वो एक बड़ी गलत परंपरा है। वो भारत की राजनीति के लिए एक अस्वस्थ परंपरा होगी। लेकिन चंद्रमोहन जी, आप अपने आप को बचा नहीं सकते, यानी आप अपनी पार्टी को नहीं बचा सकते। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि घर से दुरुस्ती शुरू होगी, एक परिवार एक टिकट का जो मंत्र उन्होंने दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा। ठीक है ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि भाई जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? किसी भी पार्टी में हो, खुला मैदान छोड़ना चाहिए। अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से, अपने प्रभाव से लोग आगे बढ़े, अपने संपर्क से लोग आगे बढ़े, और जो पिता का संपर्क है या भाई, बड़े भाई का संपर्क है, उसका लाभ ना ले सकें, ये तो सबके लिए और भारत की राजनीति के लिए आवश्यक है। जी साहिल जी, ये जो परिवारवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं भाजपा के नेता, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्योंकि बीजेपी में भी परिवारवाद की कमी नहीं है, कांग्रेस की तो बात ही छोड़िए। देखिए विनोद जी, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। आज उनको सत्ता में आए हुए 8 साल हो गए जी। 8 साल से इस देश के अंदर 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 8 साल से लगातार जब भी प्रधानमंत्री का कोई भाषण होता है तो वो उनके भाषण का जो सार होता है वो आकर वो परिवारवाद पर ही टिक जाता है। 8 साल के बाद भी उनको लगातार 2 चुनाव जीतने के बाद भी उनको यह है कि आज भी वो परिवारवाद पर बोल रहे हैं। परिवारवाद पर ना बोलते हुए 8 साल के बाद हमें अच्छा लगता है, देश की जनता को अच्छा लगता है कि वो देश के मुद्दों पे बोलते, जो देश के बर्निंग इश्यूज है उस पर बोलते। देश के बर्निंग इश्यूज क्या है? देश के बर्निंग इश्यूज है देश का रोजगार, देश की गिरती हुई जीडीपी। कुछ ही दिन पहले विनोद जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं आपको कि WHO की रिपोर्ट आई है। WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 2 साल में कोरोना की जो महामारी जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ, उस बीमारी के से जो हमारा हिंदुस्तान था उसके अंदर 47 लाख लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत सरकार का जो डाटा है वो 4.5 लाख है। हमें खुशी होती कि देश के प्रधानमंत्री इस रिपोर्ट के आने के बाद जब WHO के किसी पद पर भारत सरकार का कोई मंत्री या भारत सरकार का कोई लीडर वहां पर अपॉइंट होता है तो बड़ा प्रचार उस चीज का किया जाता है, बड़ा ढोल भाजे के साथ मीडिया में भी उस बात का प्रचार किया जाता है। लेकिन जब उसी संस्था, उसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती है, उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे सील लगा दी और उस पर कोई बात नहीं होती। आज आप महंगाई की बात कीजिए, महंगाई किस दौर से आज हिंदुस्तान गुजर रहा है, और महंगाई अपने 45 महंगाई हो, बेरोजगारी हो,
45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आज हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के मुंह से, क्या आपने प्रधानमंत्री के मुंह से कभी एक शब्द महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन या किसी और मुद्दे को आपने सुना? नहीं। वो क्यों विपक्ष की निर्बलता भी साफ सामने आती है कि आप पब्लिक को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही है और लगातार जीतते आ रही है। देखिए विनोद जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप हर बार मुझसे ये सवाल जरूर आपका होता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो विपक्ष में जवाब दूंगा ना कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो जनता को कन्विंस नहीं कर पा रही। देखिए, मैंने आपको इस बात का जवाब पहले भी दिया और आज भी मैं उस बात को दोहराऊंगा कि विपक्ष लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के अंदर एक सेट फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। खाली विपक्ष का ही ये काम नहीं है, ये आपका भी काम है। जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर जिसे कहा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये उनका भी काम है कि वो किस तरह से जो अपोजिशन की वॉइस है वो उसके साथ वो उसको सिक्योर करती है। लेकिन आज इस देश के अंदर इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है? वो ये किसी से छिपा नहीं है कि कौन जज किस केस के ऊपर वो अपना फैसला सुनाते हैं और रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा से नवाजा जाता है। आज किस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, किस तरह से उनको घेरने के लिए कि अपने पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को किस तरह घेरना है, ये आज ईडी हो चाहे जब बाकी एजेंसीज हो, उसका इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि कौरवों की सभा थी, कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उस सभा में भीष्म पितामह भी थे, आचार्य द्रोण भी थे, आचार्य कृपाचार्य भी थे, लेकिन वो मौन थे। तो क्या उनकी मौन सहमति द्रौपदी के चीरहरण को क्या वो सहमति दे रहे थे? नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि जो कौरव द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे वो सही था। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपोजिशन एक सेट फ्रेमवर्क में काम कर रहा है, लेकिन आज उसे, जैसे हमारे लीडर राहुल जी ने बार इस बात को वो कहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी इस बात को कहते हैं, हिंदुस्तान में भी इस बात को कहते हैं कि आज जिस तरह से जो भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिस तरह से उनको सरकार के सामने खड़ा होना चाहिए, उस तरह से वो सरकार के सामने नहीं खड़ी हो रही, वो सरेंडर कर चुकी है, जिसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ओपी खजूरिया जी, आप मुझे बताइए कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और जैसे बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं भाजपा उन पर कंट्रोल कर रही है और अपने हिसाब से चला रही है। क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, जहाँ तक संवैधानिक संस्थाएं हैं जो देश के अंदर जी, उनका तो दुरुपयोग हो रहा है और उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो डेमोक्रेटिक्स, उनके जो दायरे हैं, उनको मिनिमाइज किया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। पर आपने जब चर्चा शुरू करी, आपने वो परिवारवाद से की थी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा और जोड़ूंगा। मैं आपने चर्चा शुरू करी थी जो प्रधानमंत्री जी ने अभी तेलंगाना में जाके स्टेटमेंट दी, राइट। आपकी चर्चा आधी अधूरी है। उन्होंने स्टेटमेंट के साथ ये भी कहा कि परिवारवाद के साथ साथ अंधविश्वास की भी बात करी वहाँ पे जी, अंधविश्वास की भी बात करी, आपने जो सुना होगा जी। और उन्होंने कहा कि जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरे के पूरे अंधविश्वास में लिप्त हैं। और दूसरी तरफ एक उन्होंने एग्जाम्पल दी, मुख्यमंत्री नाम लिया और उनके राव साहब के लिए, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जो योगी जी, वो सब बड़े साइंटिफिक हैं जी। अब हमें ये समझना चाहिए कि अंधविश्वास है क्या जी। देखिए, तर्क और आस्था एक साथ नहीं रह सकती। जब तर्क है तो तब आस्था नहीं है, जब आस्था है तो फिर तर्क नहीं है। सुनिए बात, आप पूरी सुनिए। फेथ और रीजनिंग साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती जी। आप या तो फेथ पे रहेंगे या उसमें आप रीजनिंग पे अप्लाई करेंगे। रहने की रीजनिंग है। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा ना, पूरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है। आज पॉलिटिक्स के अंदर अगर सबसे बड़ा जो अंधविश्वास को कोई बढ़ावा दे रहा है तो पॉलिटिकल लोग बढ़ावा दे रहे हैं उसको, पॉलिटिकल लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं कहीं भी। आज रंग की राजनीति हो रही है, आज धर्म की जो राजनीति है सभी के सभी अंधविश्वास पे टिकी हुई है। अगली बात आ जाओ आप, जहां तक आपने राजनीति में परिवारवाद की बात करी, परिवारवाद कहाँ नहीं है? कांग्रेस की बात करते हैं, शिवसेना में नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का आज तक अलायंस शिवसेना के साथ रहा है तो इसका मतलब परिवारवाद के साथ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पीडीपी के साथ रहा है तो इसका मतलब परिवारवाद के साथ अलायंस रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का अलायंस
एनसी के साथ रहा है, अकाली दल के साथ रहा जी। है, राष्ट्रीय अकाली दल के साथ रहा है, तो इसका मतलब परिवारवाद के साथ रहा है। इसका मतलब परिवारवाद को बढ़ावा देने में भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल रहा है जी। ठीक है, तो हम कहाँ लेकिन कह सकते खजूरिया हैं? साहब उन्होंने ये भी कहा कि घर से दुरुस्ती शुरू की जाए। तो चंद्रमोहन जी आप कुछ कहना चाहें? आप अगर मैं इसमें भी अगर बात करूं, अगर घर से दुरुस्ती शुरू करने की बात है तो बताइए, आज तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मैं गिन के बताता हूं। आप राजनाथ सिंह के बेटे का नाम लेंगे? देख, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे अनुराग ठाकरे यूपी के पूर्व सीएम, और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह जी हैं, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी जी हैं, सुल्तानपुर से भाजपा के सांसद हैं, पूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा जी वित्त राज्य मंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और दुष्यंत राजे। ये बड़ी एक लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है। बात स्टार्ट की थी, उसमें मैंने ठीक कहा है, था कि तो राजनीति में सुनिए, खजूरिया साहब आप राजनीति में आने का अधिकार सबको है जी। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, राजनाथ सिंह का बेटा ही डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, ऐसे परंपरा या ऐसा कोई संरक्षण को नहीं दिया जा रहा। फील्ड खुला है, कोई भी आएगा, आ सकता है, परिवार के लोग आ सकते हैं, पहले भी आते रहे हैं, मैंने पहले मिसाल दी आपको, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब आसन पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने ही परिवार के हाथ पकड़ के आगे बुलाता है, वो उस पर निशान था प्रधानमंत्री का, उस बात पर निशाना था। अब साहिब जी ने कहा बेरोजगारी है और गरीबी है, इसका मतलब हमको वेट करना चाहिए इलेक्शन सुधार का, चुनाव सुधार का, डेमोक्रेसी में सुधार लाने का वेट करना चाहिए, जब तक गरीबी नहीं खत्म हो जाएगी। वेट करना चाहिए। हर बात पे आप कहते हैं पहले गरीबी पे बात करो, उस पर ही बात हो सकती है। आप कहते हैं बेरोजगारी, ये स्टार्टअप, आपने WHO की बात की ना, स्टार्टअप की प्रेज पूरी दुनिया में हो रही है। यार मिसाल दे रहे लोग, भारत ने स्टार्टअप स्टार्ट किया, इतना सक्सेसफुल है, वो क्या है? रोजगारी है। आज 7 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं, आज 7 लाख कंपनियां वाइंड अप हो गई हैं, 7 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं, 7 लाख कंपनियां बंद हो गई हैं आज। आत्मनिर्भर भी 3000 विदेशी कंपनियां जहां से चली गई हैं। ठीक है ना, आपका जनरल मोटर जहां से चला गया, यूनाइटेड मोटर चला गया, फीड बंद हो गई आपकी, प्रोडक्शन इंडिया में होगी, उसको रहेगा, विदेशी कंपनियां जाएं तो 3 विदेशी कंपनियां भी तो बंद हुई हैं। मेड इन इंडिया जो हमने जोर दिया हुआ है, वो सारा रोजगार अपने लोगों को देने के लिए ही है। तो ये बेरोजगारी की बात, इसके लिए बड़ा अच्छा एफर्ट हो रही है, खास करके स्टार्टअप की पूरी दुनिया में उसकी प्रेज हो रही है। लगे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। आपका पता क्या, आप लोग क्या करते हैं कि विदेश ने, किसी ने, बाहर की संस्था ने भारत के बारे में क्या दी, उसको बिलीव करते हैं। अपने हिंदुस्तान की बात करता हूं सर, आप जो WHO की बात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा दिया, उसको नहीं आप बिलीव करेंगे, बाहर की उसको बिलीव करेंगे। अब इसके बाद लोकल को करूंगा, जो हिंदुस्तान की कंपनी। चलो ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा था कि बेरोजगारी हटाने के लिए पूरी एफर्ट्स हो रही हैं, पूरा प्रयास हो रहा है और दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप डाटा, वो डाटा नहीं देखते, आप डाटा एक साइड का देखते हैं। अब ये बात ये कह रहे हैं कि ये लोगों के, इनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार तो आएंगे, उसमें कोई मना ही नहीं है। कल मेरा बेटा आना चाहेगा तो मैं लाऊंगा उसको, लेकिन मेरी जगह ही आगे बैठेगा वो, ये जरूरी नहीं है। वो जो पैटर्न दी जा रही है खास करके कांग्रेस के अंदर कि भाई अब एक ही परिवार के लोगों को आगे करना, उसके कारण अब देश ने बाई एंड बाई परिवार के लोगों को संरक्षण देकर आगे बढ़ाने की परंपरा का बाइकआउट किया है, रिजेक्ट किया है पूरे देश ने। एक आधी स्टेट रहेगी, बाकी सब जगह लगभग सफाया हो गया है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो 2 जगह रहेगी। चंद्रमोहन जी, सवाल ये उठता है कि गरीबी एक अहम मुद्दा है, बेरोजगारी एक बिल्कुल अहम मुद्दा है, और जो GDP की ग्रोथ है वो एक अहम मुद्दा है। अब उसके बारे में क्या ज्ञान व्यापी लाउड स्पीकर यासिन मलिक की आड़ में दबाया जाए या खामोशी साधी जाए? देखिए, अगर ये इशू है, 50 मंदिर तोड़ दिए हैं तमिलनाडु में स्टालिन ने, ये इशू नहीं बनेगा ना। बेरोजगारी के साथ साथ ये भी इशू बनेंगे। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो रिएक्शन तो होना है। ये आप सुबह से लेकर शाम तक खाली रोजगार की बात नहीं कर सकते, आपके आगे पीछे का एटमॉस्फेयर क्या है, किस चीज के लिए लग रहा है, और किससे खराब हो रहा है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का ये हमारा देंगे ना रोजगार, ये तो आप लोगों का प्रयास हो रहा है। 22 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा में, आप ही का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा है सर, कि मेरा डाटा नहीं है। 2 साल का कोरोना जो है वो हमने नहीं लाया, सर उससे पहले, अगर आप देखेंगे पहले 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर था हिंदुस्तान के अंदर। ये कोरोना से पहले का डाटा है सर, ये कोरोना के बाद का डाटा नहीं है। 2014 में लोगों ने बोर्ड परिवर्तन को दिया था,
लोगों ने वोट परिवर्तन के लिए दिया था 2014 में, और 2014 से लेकर सुनिए 2019 में ज्यादा दे दिया। सुनिए 2014 से लेकर 2022 तक अभी तक जो भी देश के अंदर अगर आर्थिक विकास नहीं हुआ है तो दोष दिया जाता है नेहरू को, दिया जाता है पिछली सरकारों को। अगर नेहरू को ही दोष देना था तो लोगों ने, सुनिए पहले मैं पूरी बात सुनिए, लोगों नहीं बुनियाद आपको बुनियाद ठीक करने के लिए भेजा गया था, आपको बुनियाद ठीक करने के लिए चुना गया था। आज देश के अंदर भूखमरी बढ़ती जा रही है, आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, आज माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है। आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा रोजगार, हम ये नहीं कह रहे, ये डाटा सर यहाँ पे सरकार का डाटा बोल रहा है। और जो ये मैगजीन आती है, ये जो क्योंकि व्हाट्सएप को नहीं आता, आपका अपने वक्त पर बोले, मुझे बोलने दीजिए, पब्लिक सुन सकते हैं। मुझे मेरी आपका जो आज का जो इकोनॉमिक मॉडल है, वो इकोनॉमिक मॉडल ये है कि आप रोजगार दे नहीं रहे, उल्टा रोजगार छीन रहे हैं। आज के 2014 के बाद नए रोजगार नहीं हुए। आज जो इकोनॉमी है, जो हमारी देश की आर्थिक इकोनॉमी है, लेकिन खजूरिया साहब सवाल ये उठता है कि अगर रोजगार इन्होंने छीन लिए, सुनिए तो 303 तो कैसे पहुंचे? सुनिए मैं आपको बताता हूं, बरगला रहे हैं, बिल्कुल क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास भावनात्मक इश्यूज हैं, लोगों को भावनात्मक इश्यूज पे ऊपर भटका के वो वोट लेना चाहते हैं। चलिए सुनिए, आप इनकी बोर्ड मैनेजमेंट बहुत बड़ी है, इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत बड़ी है, बट देश के अंदर देश को चलाना क्या है? इन्होंने गुड गवर्नेंस की बात करी थी, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि आपको इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल करना, आपको महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना और बेरोजगारी के ऊपर कंट्रोल करना, देश के अंदर से माल न्यूट्रिशन खत्म करना। कौन सा डेवलपमेंट मॉडल है? आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई नहीं है, आज महंगाई के नाम पे लूट है। एक टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए महंगाई को खुली छूट दे दी। साहिल जी आप क्या कहेंगे जिस तरीके से खजूरिया साहब ने कहा है? देखिए विनोद जी, मैं महंगाई नहीं लूट है, बिल्कुल, और ऑर्गेनाइज्ड लूट है। मैं इसे ऑर्गेनाइज्ड लूट कहूंगा कि सरकार जो है वो टैक्स कलेक्शन के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में वो धन उगाही कर रही है। 26 लाख करोड़ रुपए सिर्फ उन्होंने 2014 के बाद से पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स कलेक्शन हुई है, ये सिर्फ उसका डाटा है। तो बाकी स्टेटें क्यों नहीं कम? मेरी बात सुनिए, मैं जवाब देता हूं ना, मैं आपको उस बात का जवाब देता हूं। टैक्स भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया ना। विनोद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सिलेंडर 400 रुपया था, तो पूरी भारतीय आपकी हुकूमत महंगाई के ऊपर की थी, वो बड़े अच्छे तरीके से पब्लिक के बीच में लेके सिलेंडर लेके घूमते थे। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक संवेदनशील सरकार थी, सामने एक इंडिपेंडेंट मीडिया था, सामने एक इंस्टीट्यूशंस थे, सामने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जो उस आवाज को नीचे लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। आज व्हाट्सएप पे आपको मटेरियल आता है ज्ञानवापी का, आज आपको व्हाट्सएप पे मटेरियल आता है कि वहां कभी कोई चीज मिल गई, आज व्हाट्सएप पे आपको मटेरियल आता है कि भैया 70 साल के राज में हिंदू खतरे में नहीं आया, लेकिन इन 7 सालों में 400 पे आपकी सरकार गिर गई, 1000 पे गिर गया, राष्ट्रपति हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, भैया 85% को 15% का डर दिखाकर राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं आज बात करूंगा कि आज का जो टॉपिक है वो परिवारवाद है। आज का जो टॉपिक है वो परिवारवाद है। परिवारवाद के साथ साथ मुझे जब चर्चा शुरू हो गई, मैंने जब आपने पूरा नहीं मुझे करने दिया, जब मैं बात करता हूं ये महंगाई नहीं लूट है, सरकारी लूट है। क्यों? मैं आपको बताऊं, आपका तेल, सरसों का तेल जब 200 रुपए लीटर था, सॉरी 80 रुपए लीटर था सरसों का तेल, तो 5 रुपए के टैक्स के हिसाब से 4 रुपए जीएसटी बनता था। अब 200 रुपए हुआ तो 10 रुपए जीएसटी में, मीन्स सरकार ने अपना खजाना बढ़ने के लिए खुली छूट दे दी गई। अरे सुनिए, अब सुनिए, आपने सिर्फ टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आज 35 रुपए का पेट्रोल आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, और क्या? और उसके बाद ये कहा जाता है कि देश कर्जे में डूब रहा है। आज 2014 बात को पूरा नहीं कर पाया हूं जी, मैं बात को जो आज का टॉपिक है, मैं दोनों उससे बात करना चाहूंगा कि परिवारवाद की बात आती है। परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री जी को तब तक बड़ी अच्छी लगती है जब तक वो कांग्रेस को, जब विपक्षी पार्टी को आलोचना करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस से ही उठा के सिंधिया साहब जब तक कांग्रेस में थे तब तक वो परिवारवादी थे, लेकिन यहाँ के मिनिस्टर बना दिया तो बढ़िया गंगा में नहा लिया। जब तक हमारे जितिन प्रसाद जी कांग्रेस में थे तो भैया ये तो कुछ नहीं थे, आज वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता हो गए। जब सुनील जाखड़ जो थे वो पंजाब के अंदर थे तो भैया वो हिंदू विरोधी थे, आज वो हिंदू सम्राट हो गए। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि सवाल ये होता है कि आप और कांग्रेस के लोग परिवारवाद की बात करें,
अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता। जी बताइए। लेकिन आप लोग- देखिए, बॉटम देखिए, अभी तक बताइए, आज हमारे 2 मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या अशोक गहलोत किस परिवारवाद से संबंध रखता है? क्या भूपेश बघेल साहब हमारे कर रहा हूँ, गांधी नेहरू गांधी परिवार के बाद हमें फक्र है कि वो परिवार कांग्रेस पार्टी का। सुनिए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आपने गांधी परिवार की बात की। इस देश की फिजाओं में, इस देश की मिट्टी में उस गांधी परिवार का खून मिला हुआ है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए शहादत दी है। मुझे किसी एक पार्टी का लीडर बताइए। हमारे बेअंत सिंह, हमारे मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी बलिदानी लीडरों की पार्टी है। उनको जवाब देने दीजिए, आप उनको जवाब देने दीजिए ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारे स्वर्गीय बेअंत सिंह जी को उनके चिथड़े उड़ा दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है बलिदानों का। सरपंच से बलिदानों के इतिहास पर चंद्रमोहन जी क्या चर्चा जो ये क्या बोलेंगे? इन्होंने नाम लिया ना, जो बीजेपी में आए हैं कांग्रेस से, उस परिवार को बढ़ाया तो कांग्रेस ने था ना। तो आपको अच्छी लग लिया? आप जाखड़ का बेटा आपको अच्छी नहीं है? जो आपने जाखड़ अब वो अच्छे हो गए जब कांग्रेस में, जो अच्छे नहीं थे। अब हमने कांग्रेस का आदमी हमारे साथ आ गया, लेकिन उसको राजनीति बढ़ाया आप लोगों ने। अब आप दूसरों को इशारा कर रहे हैं। तो वसुंधरा राजे के बेटे को किसने बनाया? विजय राजे सिंधिया की बेटी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? पीयूष गोयल को फाइनेंस मिनिस्टर किसने बनाया? सुन लीजिए, अब दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा ना, ये तो आप लोगों ने ही इस देश के अंदर परिवार को आगे बढ़ाने की परंपरा, आप माने ना माने, गांधी नेहरू परिवार से शुरू हुई और उसकी ये बुराई सब जगह फैली होगी। लेकिन मुझे बताइए, गांधी नेहरू परिवार से लास्ट प्रधानमंत्री कब बना? जिम्मेवारी मुझे बताइए कि गांधी नेहरू परिवार से अंतिम प्रधानमंत्री कब रहा? राजीव गांधी। कब रहा? जब भी रहा। जितनी मेरी उम्र नहीं, उससे ज्यादा साल हो गए। रहा तो लास्ट उसके बाद 1990 आपका बस चल रहा। आप सोनिया गांधी को भी बनाते। क्या बात करते हैं आप? हमने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारी है। श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी को ठोकर मारी है। क्या बात करते हैं आप? बस चलने की हमारे पास आप मुझे बात मत कीजिए, सुन लीजिए। आप अपने वक्त जो बोल रहे थे वो बीच में जब बलिदान की बात आप करते हैं ना, बलिदान को होता है जब पता है आपको कि आपके सिद्धांत अगर छोड़ दोगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा। टीका टप्पू को रात को फोन आया कि सुबह 370 के खिलाफ आवाज दो, तो रात को सवेरे गोली मार दी। अचानक मैं जा रहा हूं, मुझे कोई गोली मारता है, वो कोई शहादत नहीं होती है। हमारे 18,000 कांग्रेस के 18,000 कार्यकर्ता पंजाब के अंदर आतंकवाद का शिकार हुए। क्या बात करते हो आप? इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम उनको शहीद गिनते हैं। बस स्टैंड पे कोई बम मार देता है तो लोग मर जाते हैं, वो भी शहीद गिन जाते हैं। लेकिन मैं शहीद इनको मानता हूँ, जिनको सुनाया जाता है शहादत नहीं। बिल्कुल शहादत है। लेकिन क्या 18,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए? क्या उनकी शहादत नहीं है? मैं थोड़ा सा, जो इन्होंने टीकालाल टप्पू की बात करी, मैं थोड़ा सा उस इतिहास में बात को पूरी ना होने दिया। नहीं, कहा कि आप छोड़ दो, आप अपनी पार्टी छोड़ दो, तब मजा आता है। मुझे बात करने दीजिए। ये तब का दौर है जब 1989-90 में वहां पे कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी पीक पे थी। अब बात ये आती है कि उस समय देश में सरकार किसकी थी? कैसे? प्लीज मुझे बात करने दीजिए। सपोर्ट कर रहे थे, मुझे बात करने दीजिए। हमारी सरकार नहीं। अरे सुनिए जनाब, सुनिए, हमने गिराई थी सरकार। सुनिए, पूरा सुन लीजिए पहले। उस समय देश में सरकार यूनाइटेड फ्रंट सरकार थी। यूनाइटेड फ्रंट, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, सपोर्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी। वो इशू नहीं है। सुनिए पहले इशू वो नहीं है। अरे सुनिए, अरे सुनिए, आप सुन लीजिए। विनोद जी, मुझे बोलना पड़ेगा, सुनेंगे नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। उस समय देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। देश के होम मिनिस्टर कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद। वो होम मिनिस्टर थे देश के उस समय, सपोर्टेड बाई भारतीय जनता पार्टी। वही होम मिनिस्टर देश के उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की स्पोर्ट्स है, भारतीय जनता पार्टी की स्पोर्ट्स है, जो देश के होम मिनिस्टर थे वही भारतीय जनता पार्टी की स्पोर्ट्स है। जम्मू कश्मीर के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। मींस इनका उनके साथ एक रिलेशन जो है बड़ा पुराना रिलेशन है। और अगली बात सुनिए, उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के जगमोहन जी। उस समय जगमोहन नहीं थे। अरे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी तब अब हमारे गवर्नर थे, सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। जगमोहन थे उस समय जगमोहन थे देश के जम्मू कश्मीर के गवर्नर। उस समय जगमोहन थे। बीजेपी में नहीं थे। अब बीजेपी, अरे सुनिए, बाद में आए। हाँ, बाद में बीजेपी में आए। मान भारतीय जनता पार्टी सुनिए, अब आ जाओ आप जहां तक परिवारवाद की बात है। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने जम्मू कश्मीर के अंदर भी, आपने जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ इस बात के ऊपर राजनीति करी 2014 में कि जहां पे बाप बेटे की सरकार और बाप बेटी की सरकार, उस बाप बेटे के साथ
आपने अलायंस किया था जब उमर अब्दुल्ला यूनियन गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में उसमें फिर आप बाप अलायंस बेटी किया। के साथ सरकार ठीक है, बनाई। बाप बेटी की चलिए, सरकार। ठीक है। आप परिवारवाद की बात करते हो, और परिवारवाद वो वाला परिवार जो जम्मू खजूरिया- कश्मीर के खजूरिया- जम्मू कश्मीर आप ऐसे का जवाब जो नहीं देते हैं। जो राजनीति जी, में जी। जम्मू जिनके कश्मीर की परिवारवाद की राजनीति बात ने, करते हैं, जिस परिवारवाद ने करने वाले। जम्मू कश्मीर की राजनीति को चलिए, पूरा निचोड़ के और जम्मू कश्मीर की जनता को निचोड़ा, आपने उनके साथ अलायंस किया। चलिए, आप बात यह है कि अलायंस हमने किया किसी दूसरी पार्टी के साथ। हिंदुस्तान की राजनीति में एक दौर ऐसा है कि अलायंस से पार्टियां चल रही थी। उस पार्टी का अपना करैक्टर क्या है वो डिफरेंट बात है। हमारा अपना करैक्टर अच्छा। हमने अपना मेंटेन किया हुआ है। यहाँ के हालात ऐसे थे कि जम्मू से बीजेपी जीत के आई, कश्मीर से उनकी पार्टी जीत के आई, और सरकार बनानी जरूरी थी इसलिए। लेकिन उनके अंदर का क्या सिस्टम है, क्या करैक्टर। अब आप लोग केवल डिमांड करते हो कि पाकिस्तान के साथ बात करो, पाकिस्तान से हमारा करैक्टर मिलता है? कोई नहीं मिलता। आपने तो बुलाया उनको, आईएसआई को बुलाकर पाकिस्तान, आपने तो आईएसआई को बुलाकर पठानकोट में जांच करवाई। बात करने दो, पूरी जांच करानी अलग बात है। मतलब पाकिस्तान की एजेंसी को जांच हिंदुस्तान में कराने जांच में करवाई क्या है। प्रॉब्लम मतलब चले जाते हो। उन्होंने जाके क्लीन चिट दे दी। शोर करता है, साहिल जी- जमानत कराने का अर्थ ये होगा कि भाई उनको दाखिल बताना था कि आपका करतूत है, ये क्यों नहीं बताइए क्या ये लॉजिक है? उसमें क्या था? मेरा ये कहना था कि दूसरी पार्टी, हमारा अकाली दल के साथ तालमेल था, वो परिवारवादी पार्टी थी। हमारा शिवसेना के तालमेल था, वो उनका पार्टी का अपना सिस्टम। हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो अपना सिस्टम है, उसके अंदर परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। ना हम पनपने देंगे, ना चाहेंगे कि देश के अंदर भी ऐसा माहौल बने कि हिमाचल में परिवारवाद आगे बढ़े। प्रेम कुमार धूमल का बेटा साहिल जी बोलिए, सेंटर में है ना, नहीं नहीं चलिए, अरे क्या बात वही है? होता है ना, इससे वही मुझे होता है, लगता है पैटर्न यही होती है कि उसका बेटा। मैं अपनी बात को परिवारवाद, जो परिवारवाद आज का टॉपिक है, मैं उसी वहीं पे बात तक करूंगा महदूद कि रखिए। इन्होंने बात की, गांधी परिवार की बात की कि इनको परिवारवाद के नाम पे 135 करोड़ लोगों में से सिर्फ एक परिवार नजर आता है। और किस परिवार की बात करते हैं? नेहरू की बात करता हूं। 3259 दिन, तकरीबन 9 साल अपनी जिंदगी के जेल में गुजारे। पटेल ने नहीं गुजारे। मेरी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आपके बड़े प्यारे हमारे कांग्रेसी थे पटेल, 3259 दिन। और भी बड़े मैं आपको बताना चाहता कांग्रेसी थे। हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1948 ITI, 1950 प्लानिंग कमीशन, 1951 IIT, 1952 एम्स, 1954 सेल, 1954 BARC, 1955 ये क्या गिन रहे हो आप? स्टील प्लांट, 1956 ONGC, ये क्या गिन रहे हो? 1951 DRDO, 1961 IM, 1962 ISRO, 1964 ये क्या गिन रहे हो BHEL। आप? ये सरकार आपने achievement चलाई, है। 10 चीजें ये गिन के सरकार, बता रहे ये हो। सरकार की आज जो बेच रहे हो ना, आज जो बेच रहे हो तो बड़ा अच्छा। मैं- किसी ने मैं- कहा था मैं- कि पार्लियामेंट में बीजेपी के नेताओं से, पार्लियामेंट में अब बात सुनिए, सुनिए अब बात पूरी कर लीजिए ना। पिछले पिछले दिनों, नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए ना। प्राइवेटाइजेशन तो कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी। पिछले दिनों पार्लियामेंट में किसी ने मजाक किया, पीछे सांसद ने, उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल नहीं पूछना कि 70 साल में क्या बनाया। अगर हमने बता दिया तो ये वो लोग भी, ये वो चीज भी बेच देंगे। ये तो बेचने वाले हैं। कल इन्होंने ये LIC बेच रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जितनी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनको बेचने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड लूट अगर किसी ने मचा के रखी हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने मचा के रखी हुई है। एक मिनट दिसंबर आगे टाइम में शुरू हुई थी। एक मिनट प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन दिसंबर आगे टाइम शुरू हुई लूट थी। में अगर आप 1000 करोड़ रुपए लगा के 10,000 करोड़ कमाने की कोशिश करते हैं तो वो लूट है। देखिए, अगर आपने प्राइवेटाइजेशन को बेचना कहा है तो आप कह सकते हैं। मैं नहीं पता, प्राइवेटाइजेशन आपके टाइम शुरू हुई दिसंबर आगे सुनिए, टाइम, और पिछले प्राइम मिनिस्टर के टाइम स्टार्ट हुई थी। प्राइवेटाइजेशन जो है वो आपके टाइम शुरू हुई, तब की प्राइवेटाइजेशन हुई। आप उसको बेचना, हल्का शब्द करते हैं, हल्के आदमी हल्का शब्द यूज करेंगे, मैं कह नहीं सकता उसको। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का कोई नहीं। बताइए यार, खजूरिया साहब। मैं आपको बताऊं, जब बात इकोनॉमी की शुरू हुई, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको बताना चाहता हूं, देश में जो इस समय इकोनॉमी है, जो जिस तरफ इकोनॉमी को लेके जा रहे हैं इस समय, कोरोना को ही गिन लेना आप बीच में 2 प्लीज, साल। मैं कोरोना की बात ही नहीं करूंगा, मुझे पूरी बात तो करने एक दीजिए। मसला है। आपके लिए कोरोना आ गया, सुगात बन के आ गया, सारी बुराइयां उसमें आ गई आ गई ना। आ गई, पूरी सारी बुराइयां उसमें आ पूरी गई, दुनिया को पूरी एक सरकार की बुराइयां पूरी उसके दुनिया अंदर। के कानून चलिए, आप सुनिए। खजूरिया साहब लाइन पर रहिए, सुनिए लाइन पर सुनिए, उसमें है बताइए। आज इस इकोनॉमी है देश के अंदर, वो जो फाइनेंस कैपिटलिज्म की तरफ देश बढ़ रहा है, जिसको हम वित्त पूंजी व्यवस्था बोलते हैं, फाइनेंस कैपिटलिज्म की तरफ देश बढ़ रहा है। फाइनेंस कैपिटलिज्म के अंदर इकोनॉमी जनरेट कुछ नहीं करती, अपने आप को एक्सलेट करती है। आप सुनिए, मैं सुनिए, आपने नहीं पढ़ी है ना, मैं सुन लीजिए, मैं इकोनॉमी की बात करता हूं। तो आज जो हालत है देश की बेरोजगारी की, वो इसी वजह से है। आज जो है, इन्होंने जो फाइनेंस कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ा रहे, अपने आप कदम बढ़ाए, जिसमें क्या हुआ कि जो पैसा कमाओ, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, उसका नतीजा ये हुआ, आज देश के अंदर जो बात करता हूं, 7 लाख
कंपनियां, आप कंपनी रजिस्टर्ड एक्ट के अंदर जाके स्टडी कीजिए, Exactly, 7 लाख 7 लाख कंपनियां बाइंड अप हो गई, 7 लाख कंपनियां बाइंड अप हो गई। अब जब 7 लाख कंपनियां बाइंड अप हो रही है तो रोजगार कहां से पनपेगा भाई? क्योंकि इन्होंने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। आपने सिर्फ क्या किया, आपने फाइनेंस कैपिटलिज्म के ऊपर काम किया और ये देश की जनता को, देश की जनता समझना शुरू हो गई है। क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है। हमारे कार्यक्रम में आए चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी साहिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।